बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सुहेल अफरीदी अपनी कंपेन चला रहे हैं। कल उन्होंने दौरा किया बनू का। ये दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, यहाँ पे ऑपरेशन भी चल रहे हैं और यहाँ पे दहशतगर्दी के कई वाक़यात भी हो चुके हैं, बल्कि कई एरियाज़ के अंदर लोगों का निकलना भी बाज़ औक़ात महाल हो जाता है। इसको हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ का सुहेल अफरीदी ने दौरा किया, बड़ी कामयाबी से वहाँ गए। बड़ा चार्ज किस्म का क्राउड था, लोगों में बहुत गुस्सा है, बड़ा जोश है और लोग बार बार डी चौक जाने की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लाशें छोड़कर आए थे। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको आइडिया है कि ये गजूर पश्तून है। तो वहाँ पे क्योंकि लाशें छोड़कर आए थे, वो वहीं वापस जाना चाहते हैं जहाँ पे भी सुहेल अफरीदी जाते हैं या अलीमा खानम जाती हैं। तो लोग उन्हें बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम डी चौक जाना है, हमें डी चौक जाना है, डी चौक चलो। अब ये करते क्या है, किस तरीके से करते हैं, ये हिकमत अमली तो उन्होंने कहा कि हम एक हफ्ता पहले बताएंगे, लेकिन बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। सुहेल अफरीदी के लिए जो एक बड़ा मसला है ना, वो ये नहीं है कि लोग कितने चार्ज हैं, ये भी मसला नहीं है कि लोग निकलना चाहते हैं या नहीं। बड़ा मसला ये है कि वो इतने ज़्यादा लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे और किस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, और वो लोगों को कैसे कायल करेंगे कि सबको निकलना है। उसके लिए एक उम्मीद देनी पड़ेगी उन्हें लोगों को, क्योंकि मायूसी बहुत ज़्यादा फैलाई गई है मीडिया के ज़रिए से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अपने प्रोपेगेंडास के ज़रिए से और दीगर ज़राए से। उन्होंने काफ़ी मायूसी फैलाई है, जितना जुल्म और जबर किया उसके बाद फिर लोगों की हालत भी बड़ी पतली कर दी है महंगाई को बढ़ा के। तो लोग तो निकलना चाहते हैं, उन्हें यह भरोसा दिलाना कि आप निकलेंगे तो इससे फ़र्क पड़ेगा, उन्हें यह भरोसा दिलाना कि आप निकलेंगे तो निज़ाम जो है वो हथियार फेंकेगा, और लोगों को यह भरोसा दिलाकर साथ अपने लेकर जाना, ये एक बड़ा टारगेट है सुहेल अफरीदी के लिए। देखिए, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी मुश्किलात हैं उनके लिए। बहुत सारे लोग जो माजी में कामयाब नहीं हुए, वो नहीं चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी कामयाब हो जाए, क्योंकि सियासत बड़ी जालिम चीज़ है। लोग बड़े मकसद से तवज्जो हटा देते हैं और छोटे छोटे फ़ायदों के लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं। एक मिसाल है उर्दू में, जैसे कहते हैं कि अपनी बोटी के लिए किसी और का ऊँट ज़िबा कर देना, यानी अपनी एक बोटी के लिए पूरा ऊँट ही मार देते हैं। और यही कुछ सियासत में होता है, क्योंकि सियासत के सीने में दिल नहीं है। अब ना सिर्फ सुहेल अफरीदी के लिए जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि सबको इकट्ठा रखें, पार्टी के सारे लोगों को एक साथ शामिल करें, लेकिन कमांड अपने हाथ में रखें बैक वक्त, क्योंकि कमांड उनके हाथ से गई तो मामला सुहेल अफरीदी के हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी दांव पे लगा हुआ है वो अब सुहेल अफरीदी का लगा हुआ है, किसी और का कुछ भी दांव पे नहीं लगा हुआ, क्योंकि अनाउंसमेंट सुहेल अफरीदी ने की है। सारे लोग सुहेल अफरीदी की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, लिहाजा सारा कुछ सुहेल अफरीदी का दांव पे लगा हुआ है। उनकी अपनी सियासत, उनकी इज्जत, उनकी जिंदगी, हर चीज दांव पे लगी है, और उन्हें सारों को साथ लेकर भी चलना होगा और साजिशों से भी बचना होगा। पब्लिक को यकीन भी दिलाना होगा कि जब वो निकलेंगे तो इससे फर्क पड़ेगा, और ऐसा बंदोबस्त भी करना होगा कि बड़े पैमाने पर लोग निकलकर उनके साथ चल पड़े। यहां जो जनूबी इजला है, यहां पे एक और प्रॉब्लम भी है, और वो ये है कि लोग शिकवा करते हैं कि इन इलाकों में बहुत सारी चेक पोस्ट है और हमें बार बार रोका जाता है, हमें तंग किया जाता है। यही प्रॉब्लम जो है वो बलूचिस्तान में भी आता है, यही मसला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी आता है। और लोग बार बार कहते हैं कि जो कंटोनमेंट्स बनाए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पर तलाशी की वजह से और रुकावटों की वजह से, नाकों की वजह से उनकी बड़ी तजलील होती है, उन्हें बड़ी परेशानी होती है, उनकी तलाशियाँ ली जाती हैं। फिर ये लोग बापर्दा लोग हैं, इनकी खवातीन बाज़ों का साथ होती हैं, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे माजी में मेरे एक दोस्त थे मिलिट्री में, ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा था जी यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि खवातीन जब इनके साथ होती हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये नहीं चाहते कि इनकी गाड़ी को चेक किया जाए या कोई तलाशी ली जाए। ये उसे अपनी तौहीन समझते हैं। पश्तून और बलोच, इन लोगों में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, उनका अपना एक कल्चर है, तो जब आप कल्चर के साथ टकराते हैं तो फिर उसका रद्द अमल तो आता है। अब यह है कि सुहेल अफरीदी ने कहा कि जनाब जो कंटोनमेंट्स क्यों नो गो एरिया बने हुए हैं, यानी ये सड़कें उन्होंने कहा कि हमने अवाम के लिए बनाई हैं, ये हमने नाकों के लिए या इदारों की हिफाजत के लिए सड़कें नहीं बनाई। यानी इदारे अगर अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि सड़कें बंद करके अपनी हिफाजत करें। पूरी दुनिया में इदारे अपनी हिफाजत करते हैं, सड़कें बंद किए बगैर भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे नो गो एरिया बना दिया जाता है कंटोनमेंट को, वो एक प्रॉब्लम है। तो सुहेल अफरीदी ने उस पर वार्निंग दी कि उन्हें ख़त्म किया जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे पेशावर जाने से पहले ख़त्म किया जाए। उन्होंने कोर कमांडर से भी कहा कि यह ज्यादती है
ये ज्यादती ना की जाए। सड़कें हमने आवाम के लिए बनाई है, ये हमने नाकों के लिए नहीं बनाई, या इदारों की हिफाजत के लिए सड़कें हमने तामीर नहीं की। आवाम के पैसा है, आवाम पे लग गया, सड़कें बन गई तो लोगों को वो सहूलत लेने दें। देखिए ना, भारत ने अपने कंटोनमेंट्स खत्म कर दिए। भारत ने आज़ादी मिली और लगभग 7 दहाइयों तक उनके वहां पे कंटोनमेंट्स रहे। कंटोनमेंट मैं आपको बताऊं, ये वो इलाका होता है जो फौज के ज़ेरे कंट्रोल होता है, या उसको छावनी का इलाका कहते हैं, जहां पे फौजी निज़ाम चल रहा होता है, इसे कंटोनमेंट कहते हैं। यहां की सिक्योरिटी और दीगर बहुत सारी चीज़ें फौज के कंट्रोल में रहती हैं, तो बेशुमार चीज़ें रहती हैं, उससे बहुत सारा पैसा भी बाज़ों का जनरेट होता है। तो इंडिया ने तो अपने कंटोनमेंट्स खत्म कर दिए, और पाकिस्तान में हर थोड़े अरसे के बाद एक नया कंटोनमेंट एरिया बन जाता है, नए लोगों को वहां पे खपा दिया जाता है, वहां से ज्यादा इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये ऐसा लगता है कि कंटोनमेंट्स के अंदर कोई और मखलूक रहती है और बाहर कोई और मखलूक रहती है। यानी कंटोनमेंट्स के बाहर रहने वाले पाकिस्तानी भी उतने ही महफूज होने चाहिए जितना कि कंटोनमेंट्स के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी महफूज हैं। कंटोनमेंट्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनके खून का रंग भी सुर्ख है, उनके पास भी ग्रीन कलर का शनाख्ती कार्ड है, वो भी एक आम पाकिस्तानी है, और जो कंटोनमेंट के बाहर रहते हैं वो भी आम पाकिस्तानी है। तो इनके लिए इतना फर्क क्यों है कि उनके लिए दीवारें खड़ी की जाती हैं, बड़े बड़े बैरियर्स लगाए जाते हैं, बड़े नाके लगाए जाते हैं और चेक पोस्टें बनाई जाती हैं, और आम आदमी को वहां दाखिल भी नहीं होने दिया जाता। कोयटा की मिसाल आपके सामने है। आपको अगर वहां दाखिल होना तो आपको बहुत पहले आगाह करना पड़ता है। वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि बंदा कान पकड़ के रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल ये कंटोनमेंट्स वाली पाकिस्तान के अंदर ही गेम चल रही है। इंडिया ने तो इसको खत्म कर दिया। हमें भी एक जमहूरी मुल्क होने के नाते इन चीज़ों को खत्म करना चाहिए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ बहुत सारी चीज़ों के अंदर, लेकिन इंडिया हमसे बहुत बेहतर परफॉर्म कर गया बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीज़ों में। हमें भी ये परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी। नाज़रीन, आज के दिन कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास शुरू हो रहे हैं, और उनमें नए सूबों के क़याम पर भी गुफ्तगू होगी। अलग अलग किस्म के बिल्स भी आएंगे। ख़ास तौर पे मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जो मक्का के अंदर एक मुआहदा हुआ जिसमें 3 मुल्कों का भी एक दिफाई इत्तेहाद हुआ है, या दिफाई मुआहदा हुआ 3 मुल्कों के बीच में, उस मुआहदे के ऊपर भी करारदाद लाई जाएगी कि जनाब बड़ा अच्छा मुआहदा हुआ। लेकिन आप मज़े की बात देखें कि करारदाद ये लेकर आएंगे, लेकिन करारदाद लाने वाले ने भी मुआहदा नहीं पढ़ा कि उसमें क्या लिखा हुआ है ना दिलचस्प बात। ये मुआहदे की तारीफ करो, इसके हक में करारदाद लेके आओ, ये हुक्म आ गया, हम तारीफ भी करेंगे, करारदाद भी लेकर आएंगे, लेकिन उसमें लिखा क्या है ये हम आपको नहीं बता सकते, वो सीक्रेट है। यानी अजीबोगरीब बात नहीं है आपकी। यानी मुझे कोई किताब दे दे और मुझे कहे जनाब इस किताब को पढ़े बगैर आपने इसके ऊपर एक अच्छा सा तबसरा कर देना है, और मैं एक अच्छा सा तबसरा कर दूं इस किताब को पढ़े बगैर, तो ये तो बड़ी जहालत है। तो इसी तरह से ये मुआहदा पार्लियामेंट ने पढ़ा तो नहीं है, ना पार्लियामेंटेरियंस के पास इसकी कॉपी है, ना सेनेटर्स के पास इसकी कॉपी है, ना इसकी कॉपी जो है वो मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं होगी। तो जब मुआहदा किसी ने पढ़ा ही नहीं तो उस मुआहदे के ऊपर आप करारदाद कैसे पेश कर सकते हैं? किताब आपने पढ़ी नहीं, उसके बारे में आप अपने कमेंट या अपनी राय कैसे लिख सकते हैं कि जनाब ये किताब में ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है? ये नहीं कह सकते। आप सिर्फ ये कह सकते हैं इस बंदे ने किताब लिखी, इसकी बड़ी मेहरबानी। किताब लिखते रहना चाहिए, किताब बहुत अच्छी चीज होती है, काफ से किताब होती है, और किताबें जो है वो दुनिया में इतनी सारी हैं और किताबों से तालीम फैलती। ये बातें तो आप जर्नल कर सकते हैं, लेकिन आप उस मुआहदे के बारे में स्पेसिफिकली जब तक नहीं जानते आप उसके ऊपर अपनी राय नहीं दे सकते। लेकिन यहां पे हुक्म आ गया है, लिहाजा ये करारदाद भी आएगी और मुतफिका तौर पे मंजूर भी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। अब ये जो एक बहस है या जो शुरू होने वाली बहस है कि नए सूबे बनेंगे, उनका क़याम अमल में लाया जाएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी ने आसिम मुनीर साहब की ये ख्वाहिश तो बता दी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं है, और एक ऐसी हुकूमत जो जाली हुकूमत है, जिसे जाली तरीके से लाकर बिठाया गया है, क्या वो इतना बड़ा फैसला कर सकती है कि पाकिस्तान में नए सूबे बना दे? वैसे तो पाकिस्तान में नई अदालतें भी बना दी जाली हुकूमत ने, पाकिस्तान में इस्तिस्ना और एक्सटेंशन भी दे दी, 2 आईनी तरामीम करके आइन का हुलिया बिगाड़ दिया जाली हुकूमत ने। लेकिन क्या अब उन्हें इतनी हिम्मत और इतना हौसला हो गया कि वो नए सूबे भी अब बना छोड़ेंगे और उसके ऊपर कोई एतराज भी नहीं करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में मौक़िफ़ ये लेना चाहिए कि ये बड़ी अच्छी बात है, नए सूबे बनने चाहिए, नए यूनिट्स बनने चाहिए, हम इसके हक में हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नई पार्लियामान आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके नतीजे में जो नई पार्लियामान आए वहां पे बैठ के इत्तफाक़े राय के साथ नए सूबे बनाए जाए। इसके अलावा और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। वो एक इन्होंने बंदा मार दिया मोहम्मद हुसैन, उसकी अभी तक वीडियो जारी नहीं की गई। हर वाकये की सीसीटीवी फुटेज इनके पास आ जाती है, जारी कर देते हैं, लेकिन मोहम्मद हुसैन वाले वाकये की सीसीटीवी फुटेज इन्होंने जारी नहीं की। अब वो क्या है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में हमें तो आइडिया नहीं है।
सरकार को चाहिए कि अभी तक फुटेज जारी करती, पता चलता कि जनाब इस इंसिडेंट में क्या हुआ, लेकिन ना उसकी फुटेज जारी की जा रही है, ना उसकी मजीद जो शवाहिद और तफसीलात हैं वो सामने रखी जा रही हैं। बहरहाल ये था भारत और पाकिस्तान का फर्क। और मेडल्स नवाजे जा रहे हैं पाकिस्तान में किन लोगों को? जो लोग इस रजीम को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ वफादारी और आप वो कह लें कि चापलूसी की बुनियाद के ऊपर ये मेडल्स बांटे जा रहे हैं। नाज़रीन, खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑफर दी गई है कि 28वीं आईनी तरमीम आप करवा दें तो आपके बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे, फ्यूचर में इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन ये खबरें चल रही हैं मार्केट में, इनमें कितनी सदाकत है इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। अगर पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में हाथ मिलाकर रखते हैं तो फिर तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी अपनी जारहाना सियासत करती है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह बिलावल ने तारीफें की हैं, जिस तरह जरदारी ने तारीफें की हैं, जिस तरह वो फील्ड मार्शल के पीछे बाप बेटा खड़े हैं, तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है और साबित होता है कि पीपल्स पार्टी गद्दारी नहीं कर पाएगी, वो हमेशा वफादार रहेगी और एस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ मिलाकर रखेगी। लेकिन अगर फिर भी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आता है तो पीपल्स पार्टी को हीरो बना दिया जाएगा और PTI को विलन बना दिया जाएगा PMLN के साथ खड़े करके। याद रखें, अगर PTI ने ये एक आईनी तरमीम करवा दी ना, 28वीं आईनी तरमीम में PTI ने हिस्सा ले लिया मौजूदा निजाम के साथ मिलकर, तो इससे दो चीजें हो। नंबर एक, मौजूदा निजाम को लिजिटिमेसी मिल जाएगी, इनके वजूद को बरकरार रखने के लिए इनको जवाब मिल जाएगा। नंबर एक, स्टैंप लग जाएगी कि ये लोग ठीक है, जायज लोग हैं, PTI ने भी इनके साथ कोऑपरेट किया है। नंबर दो जो काम होगा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ आज तक कहा वो गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि जवाब मिल जाएगा 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को यह कहकर कि जनाब इसी असेंबली में 26वीं तरमीम भी हुई, 27वीं भी हुई और 28वीं भी हुई, 28वीं में शामिल थे और 26वीं और 27वीं के ये खिलाफ हो गए, ये कैसे हो सकता है? ये इस किस्म का मामला PTI को आने वाले वक्त में थोड़ा सब्र अब कर लेना चाहिए, वक्त गुजार लेना चाहिए। बहुत वक्त गुजर गया है। हाँ, अगर नए सूबे बनाने हैं, जो बनने भी चाहिए, इंतजामी यूनिट्स बहुत सारे बनने चाहिए। MQM को ज्यादा खुजली हो रही है, वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि जनाब इंतजामी यूनिट्स नए बनाए। MQM को यह वादा किया गया है कि कराची जब एक अलग सूबा बन जाएगा तो आपको वहां का वजीर आला बनाया जाएगा आपका, और MQM को वहां की मकबूल जमात के तौर पर एक अलग सूबा मिल जाएगा हुकूमत करने के लिए कराची की सूरत में। तो MQM जो है वो बहुत ज्यादा रोला डालती है इस सारे मामले के ऊपर। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप अवाम में जाकर देखें तो MQM के पास तो वोट बैंक ही नहीं है। ये तो हर दफा फॉर्म 47 आसिम मुनीर साहब नहीं दे पाएंगे। कब तक देंगे? अभी तक तो देते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या हर दफा दे पाएंगे? अगर ये अलग सूबे भी बन गए तो कभी ना कभी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, और जब भी कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो वहां जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेंगे। MQM तो बहुत महदूद और छोटी जमात बन गई है। अगर इस मरतबा MQM को फॉर्म 47 ना दिए जाते तो उनके पल्ले तो सीटें ही कुछ नहीं थी। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने जो कल बयानात दिए उनके अदाद शुमार गलत हैं। उन अदाद शुमार को दुरुस्त भी साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। मियाँ साहब ने बहुत अजीबोगरीब किस्म की अदाद शुमार दे दिए कि मेरे दौर में मईशत बहुत अच्छी चल रही थी, मेरे दौर के अंदर महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, मेरे दौर के अंदर जो है वो 1 रुपया भी डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी। मैंने कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे थे जहां पे मियाँ साहब गलत बयानी से काम ले रहे थे। अभी कुछ और चीजें आपको मैं बताता हूं कि 2013 में जब मियाँ साहब को हुकूमत मिली तो करंट अकाउंट खसारा था 2.5 अरब डॉलर। जब 2018 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ी तो करंट अकाउंट खसारा था 19.89 अरब डॉलर्स। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का कारनामा था। 2013 में माली साल के इख्तिताम पर बरामदात 25 अरब डॉलर थी, जबकि 2018 में वो कम होकर 23 अरब डॉलर हो गई। अब ये होना तो ये चाहिए था कि वो 30 या 31 तक लेकर जाते 25 से बढ़ाकर, लेकिन उल्टा उन्होंने पाकिस्तान की बरामदात कम कर दी। फिर किसानों को जो मार पड़ी 2013 से लेकर 2018 तक, किसान उस दौर को एक स्याह दौर के तौर पे याद रखते हैं, और आज फिर किसानों का एक स्याह दौर चल रहा है। और सबसे बड़ा जुर्म जो शरीफ खानदान का था वो IPPs को लाकर अजीबोगरीब किस्म के डॉलर्स के अंदर मुआहदे करना था कि आप बिजली बनाएं
या ना बनाएं, हम आपको बिल देंगे, हम आपको पैसा देंगे और आप अरबों रुपए, बल्कि अरबों डॉलर आप कहें कि आप अरबों डॉलर पाकिस्तानियों की जेबों से निकालते रहेंगे और हम आपकी इसमें मदद करेंगे, आइए हमारे साथ मुआहदे कीजिए। वो 2013 से 15 तक जो मुआहदे किए नवाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान की इकॉनमी की तबाही की सबसे बड़ी वजह वो मुआहदे थे। नादरीन, खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती हो रही है, लगातार ज्यादती हो रही है। मुजम्मल असलम साहब ने भी इस पर आवाज़ उठाई है कि बाकी सूबों को ज़्यादा शेयर दिया जा रहा है तरक्याती मनसूबों में और खैबर पख्तूनख्वा का शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा महदूद किया जा रहा है। वफाक ने जो अपना तरक्याती बजट रखा है उसमें खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा इंतहाई कम रखा है। खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ 786 में से 7 स्कीमें हैं और अगर आप जमशुदा अजला के फंड निकाल दें तो सिर्फ 2.2 अरब रुपए बनते हैं। यानी 1000 अरब रुपए में से खैबर पख्तूनख्वा के जो सेटल्ड एरियाज हैं वहां पे 2.2 अरब रुपए वफाकी हुकूमत खर्च करने जा रही है। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। इसमें पंजाब के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, फिर बाकी सूबों के ऊपर खर्च करते हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग या जो हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी तो पाकिस्तानी हैं। उनके बच्चों के पैरों में जूती नहीं होती, उनको सहूलियात नहीं मिलती, उनके ऊपर तरक्याती बजट खर्च नहीं किया जाता, उनकी नौकरियों का बंदोबस्त नहीं किया जाता, फिर भी वो पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। यही बच्चे फोर्सेज में भर्ती होकर अपनी जानें भी कुर्बान करते हैं। यही बच्चे तालीम हासिल करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए भी अपना कंधा देते हैं। क्योंकि पंजाब में वसाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, यहाँ के तलबा पे, यहाँ के लोगों पे पैसा बहुत खर्च होता है, तो ये इनके पास ज़्यादा मौका है आगे बढ़ने का। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों का ये कसूर नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर भी पैसा उसी तरह खर्च करना चाहिए जैसे बाकी बड़े सूबों के ऊपर खर्च किया जाता है। नाज़रीन, किसी दौर में जजेस के फैसले बोलते थे, आजकल जजेस बोलते हैं। जस्टिस सरफराज जोगर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए आईनी तरमीम के बाद, अब वो एक तकरीर कर रहे थे 14 अगस्त के हवाले से। उन्होंने कहा 2 साल में पाकिस्तान ने दिफाई और सफारती लिहाज से जो चीज़ें हासिल की हैं अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, अदरवाइज किसी ज़माने में पाकिस्तान का इस तरह का कोई नाम नहीं था। जजेस के फैसले बोलते हैं, उनकी खुशामद नहीं बोलती। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा निज़ाम और इस निज़ाम का हर बेनिफिशरी इस निज़ाम को बचाने में लगा हुआ है और इस निज़ाम की खुशामद में लगा हुआ है कि किसी तरह हम इस निज़ाम को बचा लें, क्योंकि हमारी अपनी बका भी इस निज़ाम के साथ है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस निज़ाम का एक ऐसा मोहरा है जिसने निज़ाम को ना सिर्फ बहुत सपोर्ट किया, बल्कि वो ये जानते हैं कि जब तक ये निज़ाम रहेगा तब तक उनकी बका है। अगर ये निज़ाम चला गया तो वो भी चले जाएंगे। लिहाजा इस निज़ाम को बचाने के लिए ये लोग आखिरी हद तक जाएंगे। जजेस के फैसले बोलने चाहिए, लेकिन इनके फैसले क्या बता रहे हैं वो आप देखिए, पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी कि कितनी जानिबदारी है इनके फैसलों में। ख़ास तौर पे जो अवामी मामलात हैं या जो सियासी मामलात हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत है, उस हवाले से इनके फैसलों में शदीद तरीन जानिबदारी है। नादरीन, पंजाब का एक ही ऐसा मनसूबा है जिसको मरियम नवाज का मनसूबा कहा जाता है, सुथरा पंजाब। अब वो एक करप्शन, गंदगी और नाअहली से लुथड़ा हुआ एक पंजाब मनसूबा है। यानी जो सुथरा पंजाब मनसूबा है उसे अगर कोई कहता है कि लुथड़ा पंजाब मनसूबा, तो वो गलत नहीं कहता। हालात ये हो गए हैं कि समा टीवी जो हुकूमत का अपना टीवी है और हुकूमती वजीर का टीवी है, वो ये बताने पर मजबूर हो गया कि लाहौर से मुल्तान और मुल्तान से जनूबी पंजाब और लाहौर से लेकर ये अपर पंजाब तक हर तरफ गंद ही गंद है। हर तरफ गंदगी के ढेर फैले हुए हैं, हर तरफ बेड़ा गर्क कर दिया है, करप्शन है, नाअहली है। सुथरा पंजाब के फंड्स कहाँ जा रहे हैं कोई समझ नहीं आ रही। हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई खुदकुशी करता है। सुथरा पंजाब के जो बेचारे मुतासरा मुलाजमीन हैं वो एहतजाज करते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं कि किसी तरह हमें पैसे मिल जाएं, हमें हमारी तनख्वाह मिल जाए, जो काम हम कर रहे हैं उसके बदले में जो पैसे हैं वो हमें मिल जाएं। फवाद चौधरी जैसा आदमी जिसने उस्मान बुज़दार की हमेशा मुखालफत की थी, यानी मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर मुझे कोई कहे कि कंपैरिजन करना है उस्मान बुज़दार का मरियम नवाज से, तो मैं क्या करूंगा।